शाहिद भाई ने खुद ही बोला और खुद ही बता दिया कि मैंने ये बोला कि मुझे शाहीन चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा सर, शाहिद अफरीदी साहब ने कुछ दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के हक में नहीं थे वो, और वो चाहते थे कि T20 का कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान को बनाया जाए, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने तजवीज़ ये दी थी कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया जाए। तो आप लाहौर कलंदर में भी उनके साथ खेले हुए हैं, क्या ये भी वजह हो सकती है शाहीन अफरीदी का नाम तजवीज़ करने की? देखिए, अब ये शाहिद भाई ने खुद ही बोला और खुद ही बता दिया कि मैंने ये बोला कि मुझे शाहीन चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में तो जो शाहिद भाई हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि शाहीन कप्तान बने और वो क्यों चाहते थे कि रिजवान कप्तान बने। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्टेटमेंट जिसका मैं जवाबदेह नहीं हूँ वो ना पूछी जाए तो बेहतर। अगर कोई और सवाल है तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, क्योंकि जो भी पाकिस्तान टीम का कप्तान बना है, आई थिंक दे आर द वेरी बेस्ट परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान। शांत को अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ कि उसकी इंटेलेक्चुअल जो माइंड सेट है, जो उसकी ऑनेस्टी है, जो उसके खेल के अंदर जो निखार है, वो डे बाय डे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि दो यंगस्टर्स जो राइट वे में पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं उनका इंतखाब किया गया। उसमें मुस्तकबिल में हो सकता है कोई और भी पाकिस्तान टीम के लिए कप्तान बन जाए, तो इसमें कोई किसी को कमी नहीं हो जाती और कोई जो है वो बढ़कर जो है वो ना अपने आप को समझे, क्योंकि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करना बहुत बड़ा प्राइड है। वो किसी को भी मिल रही है, उसके साथ जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको एज ए कप्तान दी जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे ख्याल है कि ज़का अशरफ साहब ने जो फैसले किए दोनों कप्तानों को लेके, बाबर आजम जब एग्जिट हो गए, तो मुझे लगता है कि ये दोनों बेहतरीन क्रिकेटर हैं और मुझे ये लगता है कि इन दोनों के अंदर टेक्निकल एंड टैक्टिकल ग्रोथ है एज ए कैप्टन कि वो पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल करे दोनों डिफरेंट फॉर्मेट्स में। उस्मान, इमरान। अच्छा हफीज़ भाई, आपसे क्लैरिटी लेना चाह रहे थे हारिस रऊफ़ के मामले। जी, हारिस रऊफ़ के मामले पे क्लैरिटी लेना चाह रहा था आपसे कि क्या ये वजह तो नहीं है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेलने से इनकार किया जिसकी वजह से उनको अभी तक बिग बैच के लिए NOC नहीं दिया गया है? और इसके साथ साथ अगर हम बाकी प्लेयर्स का भी देखें तो वो भी बिग बैच लीग खेलना चाह रहे हैं। उसामा मीर हैं, जमान खान भी हैं जिनको अभी तक NOC नहीं मिला है, क्योंकि इससे इफेक्ट भी हो सकता है पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ जो ताल्लुक है वो भी। तो इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए, NOC पॉलिसी मैंने बोला कि बहुत जल्दी आप तक क्लैरिटी के साथ पहुंच जाएगी, लेकिन मैं अभी तक जो मैं समझाऊँ सारे मामले में, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जब आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीज़न दैट कि आपको वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले। उसके लिए जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अंदर जो तीनों फॉर्मेट हैं उसको खेलने के लिए एक 20, 25 या 30 जितने प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसका मकसद होता है कि आप उसके लिए अवेलेबल हों। अब उसके बाद एक पैरेलल ऑप्शन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लीग्स की सूरत में आपके सामने आ गई है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि जैसे अनफॉर्चुनेटली हमने सब ने एक्सपीरियंस किया और इसकी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आई कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के फटीग होने के मुतालिक बात की गई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो फटीग हो गए और वो इंजर्ड हो रहे हैं बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस में वो निखार नहीं है, बिकॉज उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड कप जो हमारा जो सबसे बड़ी असाइनमेंट हमारे सब दिमाग में है, T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो NOC पॉलिसी होगी वो बेस कर रही होगी कि पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अगर हमें फिट प्लेयर देने हैं तो हमने उनके वर्कलोड को मेक श्योर करना है। उसमें जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपने अपनी एनर्जी या अपनी अवेलेबिलिटी देनी है वो पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अगर किसी को भी कोई मौका मिलता है कि अगर वो कहीं पे जाके अगर खेल सकता है तो उसको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। और इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी NOC की बहुत जल्द PCB के थ्रू तमाम लोगों तक पहुँचेगी। उस्मान। हफीज़ भाई, सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो, आपने टीम डायरेक्टर का ओहदा संभाला है। एक ये बता दें कि आपको प्रोफेसर कहा जाता है, तो इस मुश्किल टूर के लिए आपके नज़दीक कौन सा आपका ऐसा स्टूडेंट है जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है? दूसरा ये बता दें कि ऑफ स्पिनर नथन लाइन उनके पास एक हैं, आप खुद भी ऑफ स्पिनर रह चुके हैं, क्या आपने स्टूडेंट्स को कोई ऐसा टिप दिया है कि नथन लाइन को टैकल कर सकें? लेकिन सबसे पहले तो मेरे प्रोफेसर होने पे आप बिल्कुल जो है वो ये ना सोचेगा कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे लर्न करना है। मुझे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हमेशा हर दिन ज़िंदगी का आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। तो एक राइट स्ट्रेटजी ज़रूर कोशिश करेंगे कि बना के पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के थ्रू जो है प्लेयरों को बताई जाए। और अभी तक जितने भी प्लेयर हैं, जो सबसे अच्छी बात है इस ग्रुप के अंदर, इस पाकिस्तानी टीम के अंदर, कि हर प्लेयर जो है वो अपने स्किल्स को इन्हेंस करना चाहता है, वो अपने जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से ऊपर जाना चाहता है। उसका हमेशा जो
सोच जो मुझे नज़र आई अभी 6-7 दिन में, हर एक प्लेयर मेहनत करके वो चीज़ जो उसको लग रहा है कि उसकी कमी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो आपने बात की कि नेथन लाइन के हवाले से, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने काफ़ी ठीक है, हमारे पास हमारे जो स्क्वाड के अंदर है वो ऑफ स्पिनर नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान के अंदर साजिद खान है, उनके अलावा हमें कोई ऑफ स्पिनर नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे पास जो 2 स्पिनर मौजूद हैं, अबरार और नुमान, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। हमारे बैट्समैनों के पास जो चैलेंज है वो ये है कि वो सिर्फ नेथन लाइन को मैनेज करना नहीं है, हमने वहाँ पे डोमिनेट करने की जो स्ट्रेटेजी है वो बनाई है और बनाते रहेंगे कि जब जब हम लोग वहाँ पे जाएं हम डोमिनेशन पोजीशन में रह के क्रिकेट खेलें। उसके मुतालिक फेलियर हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, लेकिन एक राइट माइंडसेट, एक राइट टीम गोल होगा जिसके ऊपर सब लोग खेलेंगे। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम लोग एक टीम गोल को अचीव करने के लिए अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दें। कादिर, उस्मान, कादिर और इमरान।